बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 4 का नाम है डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस। और डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। सबसे पहले हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो वो 7 पॉइंट आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहला है कि टेल द बेसिक पर्पस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए भी हम मेजरमेंट करते हैं, तो देखेंगे उसका बेसिक पर्पस क्या है। दूसरा पॉइंट है डिफाइन रेंज एंड डिटरमाइन रेंज ऑफ द गिवन डाटा। रेंज क्या है और रेंज को मालूम कैसे किया जाता है दिए हुए डाटा से। इसी तरह से राइट डाउन द फार्मूला फॉर डिटरमाइन क्वार्टाइल्स, डिफाइन मीन और एवरेज डेविएशन, डिटरमाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफाइन नॉर्मल कर्व और एक्सप्लेन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये मुख्तलिफ नाम हैं डाटा को एनालाइज करने के हवाले से, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बजाय। क्यों लेते हैं उसकी रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द स्प्रेड डाटा because any two sets of data may have the same central tendency with vast difference magnitude and variability। कि आपके पास जो सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके ज़रिए भी हम मेजरमेंट कहता करते हैं, लेकिन जब सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ज़रिए जब हम मेजरमेंट करते हैं तो दो डिफरेंट आपके पास दो वैल्यूज़ जिनकी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू सेम आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद उनमें वास्ट डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबिलिटी होती है। उसकी फिर मिसाल के लिए जो है नीचे वैल्यूज दी हुई हैं। कंसीडर टू टाइप्स ऑफ डाटा सेट हैव सेम मीन। आपके पास जैसे नीचे आपके पास दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, तो वो कहता है कि दोनों की मीन सेम है बट डिफरेंट रिलायबिलिटी है। तो ये जो आपके पास मीन का सेम होना लेकिन रिलायबिलिटी का दोनों वैल्यूज का डिफरेंट होना, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए नहीं हो सकती। तो फिर इसकी भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि भाई इसकी रिलायबिलिटी डिफरेंट क्यों है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फ़र्क है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बजाय हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो जैसे बता रहा है कि आपके पास एक सेट ऑफ डाटा है 10, 12, 11, 14, 13, दूसरा है 10, 12, 18, 27, 13। दोनों सेट्स में देखें वैल्यूज डिफरेंट हैं, कुछ नंबर सेम हैं और कुछ नंबर्स डिफरेंट हैं। जैसे 10 दोनों में है, 12 दोनों में है, 11 दोनों में नहीं है, 14 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है, 18 दोनों में नहीं है और 27 दोनों में नहीं है। लेकिन जब आप इन दोनों का मीन लेते हैं तो दोनों का मीन 12 आता है, लेकिन दोनों की जो में वेरिएशंस पाई जाती है। मीन सेम आ रहा है लेकिन दोनों टेबल सेट के अंदर वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। तो आपके पास देयर इज मोर वेरिएशन इन डाटा बी एज कंपेयर टू डाटा ए। बी में देखें कि वैल्यूज एक दूसरे के हिसाब से ज्यादा डिफरेंट है, जैसे 27 एक बड़ी वैल्यू भी आ रही है। तो जो 20 सेट ऑफ डाटा है उसमें वेरिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। लेकिन जब आप दोनों का मीन लेते हैं तो उसका भी कहते हैं 12 आता है और दूसरी वैल्यू का भी मीन जो है वो 12 आता है। जो मीन और वेरिएशन है इसकी फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जरूरत पड़ती है। दिस इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट सफिशिएंट। ये जो हमारे पास अब मसला आ गया है दो सेट्स के हवाले से, वेरिएशन, डाटा की वेरिएशन के हवाले से, तो इसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो काफी नहीं है। वी देयरफॉर नीड सम additional information concerning with how the data are dispersed about the average। तो उसके लिए कहते हैं फिर हमारे पास some additional information
होनी चाहिए, या जिसके जरिए हम डाटा आर डिस्पर्स कर सके अबाउट द एवरेज के हिसाब से। दिस इज मेजरिंग द डिस्पर्शन। अब इस काम के लिए कि आप कंसर्निंग हो विद हाउ द डाटा आर डिस्पर्स्ड अबाउट द एवरेज, उसके लिए आपको मेजरिंग द डिस्पर्शन करनी पड़ेगी। बाय डिस्पर्शन वी मीन द डिग्री टू विच डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। डिस्पर्शन के जरिए वी मीन द डिग्री, हम मीन द क्या करते हैं, डिग्री करते हैं, टू विच डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट, जिसमें डाटा क्या होता है, टेंड टू स्प्रेड अबाउट द एवरेज वैल्यू के हिसाब से स्प्रेड होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की आगे फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है और दूसरी रिलेटिव डिस्पर्शन है। तो साफ ज़रा कि आपको जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल है। एक ही जगह पे हम दूसरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में हम जो स्टैटिकल एनालिसिस के हवाले से उतनी ज़्यादा डिटेल में हम आपको लेके नहीं जा रहे। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। अब हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शंस की टाइप्स। मेजर ऑफ डिस्पर्शंस की जो आगे जिनके जरिए हमने फर्दर आगे एनालिसिस करने हैं, तो उसमें सबसे पहले रेंज है, क्वार्टाइल्स है, तीसरी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्वार्टाइल डेविएशन या डेविएशन क्वार्टाइल है, और इसी तरह फोर्थ मीन डेविएशन और फिफ्थ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। अब इनको हम वन बाय वन आगे भी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेंज पढ़ते हैं। रेंज ये आम वर्ड आपके आम लाइफ में भी इस्तेमाल होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी रेंज क्या है ना, कि आप मिनिमम आपको कितनी आप जैसे बाजार में कपड़ा लेने जाती है ना मदीहा कपड़ा लेने, वो कहते हैं बीबी आ गई, बहन जी आ गई हैं, बहन जी बताओ कैसा कपड़ा दिखाऊं। वो आप कहते हो अच्छा सा कपड़ा दिखाओ, तो वो कहते हैं किस रेंज में दिखाऊं, तो आप कहते हैं जिस मर्जी रेंज में दिखा दो। वो कहते हैं फिर भी बताएं ना आप किस रेंज में लेना चाहते हैं, क्या बजट है आपका, मिनिमम किस रेंज में दिखाऊं और मैक्सिमम किस रेंज में दिखाऊं। तो मकसद ये है कि आप फिर बताते हैं कि इससे कम क्वालिटी भी ना हो। मकसद आप कहते हैं कि 2000 के राउंड अबाउट मिनिमम 2000 का हो और मैक्सिमम 3000 का हो, तो आपने उसकी मिनिमम लिमिट भी बता दी और मैक्सिमम बता दी, फिर वो 2000-3000 के दरमियान की रेंज से आपको कपड़े दिखाने शुरू कर देता है, आपको शूज दिखाने शुरू कर, जिस तरह की भी शॉप पे जाते हैं उस तरह की रेंज के अंदर वो चीज दिखाना आपको शुरू कर देता है। तो रेंज आपको समझ आ गई होगी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस है। इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। उसको आप क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज को आर से शो करते हैं, एक्सएम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन या लार्जेस्ट वैल्यू, और एक्स एन आर जो है वो स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाती है। एक्सएम द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, एक्स नॉट द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। The range is very simple measure of variability and only concerned with two most extreme observation. Its relative measure is known as the coefficient of dispersion. इसका जो coefficient of dispersion है उसका फार्मूला xm माइनस x नॉट है। coefficient of range क्या आएगा, xm प्लस x नॉट आ जाएगा। तो ये फार्मूलेज हैं, जस्ट आप लोग साफ साफ इनको लगा के अपने वैल्यूज तो नहीं निकालनी, आपको इन फार्मूलोज का पता होना चाहिए कि रेंज में कोफिशिएंट आपका एफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का क्या फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है और रेंज का आपके पास क्या फार्मूला है। अब एग्जांपल्स के जरिए आपको रेंज समझाई गई है कि मिसाल के तौर पर कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कि आपके पास डाटा क्या है, 15, 20, 18, 16, 30, 42, 12, 25। सबसे पहले तो आप इस डाटा को अरेंज कर लें। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिखें, फिर है इस तरह से जब आप डाटा को अरेंज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपके पास और सबसे बड़ी वैल्यू की है कौन सी है। तो आप जब इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू जिसको आपने x नॉट से शो करना है वो 12 है, और सबसे बड़ी वैल्यू जो आपके पास जिसको आपने xm से शो करना है वो 42 है। r आप निकालेंगे, xm माइनस x नॉट कर देंगे तो 42 में से 12 को माइनस करेंगे तो 30। इस तरह से सिंपल आपके पास रेंज की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद है जी क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स क्या होता है, क्वार्टाइल्स में हम वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में।
क्वार्टर है, क्वा का मतलब ही फोर हिस्से होते हैं ना। तो आप किसी भी वैल्यू को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आपके पास क्वार्टाइल की फॉर्म में आता है। द वैल्यूज दैट डिवाइड द गिवन सेट ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड क्वार्टाइल्स एंड इट है। और इसको किससे डोनेट करते हैं? Q1, Q2 और Q3। Q4 नहीं देना, ठीक है ना। हिस्से 4 बन रहे हैं, नंबर आपके पास 3 बनेंगे, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल है और Q3 जो है वो आपके पास अपर क्वार्टाइल है। रेंज है ना बेसिकली। और आपके पास मिसाल के तौर पर कहता है कि 25% ऑफ स्कोर आर लेस देन Q1, यानी आपके पास 25% आपके पास जो स्कोर आ रहा है, ये अज्यूम कर रहा है ना, ये नहीं होगा कि लाजमी 25% स्कोर इससे कम होगा। तो आपके पास 25% स्कोर Q1 से लेस है और 75% स्कोर वो Q3 से लेस है। तो इसकी अगर आप इसके लिए आप एक फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्वार्टाइल्स की वैल्यू निकल आएगी। Q2 जो होता है वो मीडियन वैल्यू होती है। क्वार्टाइल का फार्मूला Q1 इज इक्वल टू n प्लस और ब्रैकेट में टीएथ की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1th 2th 3th टीएथ स्कोर। और इसी तरह Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस टीएथ इज इक्वल टू n प्लस टीएथ स्कोर। इसी तरह Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 स्लैश फोर्थ स्कोर आ जाता है। तो आपके पास टोटल 4 है, तो इस तरह से जब Q3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास, क्योंकि टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो 3n प्लस 1 आप डिवाइडेड बाई फोर्थ स्कोर करके आप क्वार्टाइल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है क्वार्टाइल डेविएशन टाइप में आपके पास डिस्पर्शन की, इसे QD से भी जाहिर करते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है। तो जो आपने शुरू के पेज में जो आप मुख्तलिफ जब टाइप्स पढ़ी थी तो वहां पे है सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे QD से जाहिर करते हैं। इज 1/2 द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल, कि आपके पास फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के 1/2 का जो डिफरेंस है वो क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, वेयर Q1 द फर्स्ट क्वार्टाइल यानी लोअर क्वार्टाइल और Q3 जो है आपके पास थर्ड क्वार्टाइल है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपके पास मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। The mean or the average deviation is defined as the arithmetic mean of the deviation of the score from the mean or the deviation। एक सिंपल आपके पास मीन होता है या आपके पास मीडियन होता है। तो आपके पास मीन, जितने सिंपल जब आप मीन लेते हैं तो उसका मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास उनको ऐड करने के बाद टोटल पे डिवाइड कर दे तो मीन आ जाता है। मीडियन क्या होता है? जो सेंट्रल वैल्यूज होती है जितने भी सेट ऑफ डाटा है वो उन सेंट्रल वैल्यू जो है वो आपके पास मीडियन कहलाती है। अब आपके पास है मीन डेविएशन, मीन से जितनी वैल्यू डेविएट होगी, ये एवरेज से जितनी वैल्यू डेविएट होगी वो मीन डेविएशन कहलाती है, ये एवरेज डेविएशन कहलाती है। द डेविएशन आर टेकन एज पॉजिटिव। डेविएशन जो हो रही है, डेविएशन डेविएट से निकला, जितनी वैल्यू डेविएट हो रही है मीन से या एवरेज से वो पॉजिटिव ली जाती है मैथमेटिकली। आपके पास नॉर्मली पीछे हमने इतना ज़्यादा डिफरेंस बाइफरकेट नहीं किया, इन जनरली अनग्रुप डाटा का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बहरहाल आपकी स्लाइड के ऊपर ग्रुप डाटा का भी फार्मूला दे दिया है और अनग्रुप डाटा का भी फार्मूला जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपके पास अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है वो आप समेशन के साथ है, और आपके पास x माइनस एक्स समेशन x माइनस एक्स बार का ओवर n कर देंगे तो अनग्रुप डाटा का आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ग्रुप डाटा का भी नीचे फार्मूला दिया हुआ है। तो स्लाइड आगे मूव कर गई है तो इसलिए आपको स्लाइड अब नजर नहीं आएगी ना। तो नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशन जैसे आपने पीछे पढ़ा मीन या एवरेज डेविएशन, कि आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है उससे जितनी वैल्यू स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है, दूर होती है, जो जितना भी फर्क होता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएशन चेंज,
कि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है और ये मोस्ट कॉमनली मेजर ऑफ वेरिएशन है। इट डिटरमाइन वेदर द स्कोर आर जनरली नियर आर फार फ्रॉम द मीन, कि वो जो आपका स्कोर है, वो जो एक आपके पास मीन की वैल्यू आ गई ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए हमें पता चलता है कि वो जो आपके पास स्कोर है वो मीन के कितना नजदीक है या कितना दूर है। इन सिंपल वर्ड्स स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स हाउ टाइटली all the scores are clustered around the mean in a data set। सिंपल वर्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि जितना भी स्कोर है क्लस्टर वो मीन के इर्द गिर्द किसी भी डाटा सेट में कितना पाया गया है, कितना टाइटली क्लोज पाया जा रहा है। व्हेन द स्कोर आर क्लोज टू द मीन, जब डाटा आपके या स्कोर मीन के नज़दीक होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्मॉल होगी, और अगर स्कोर जो है वो मीन से जैसे जैसे दूर होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लार्ज होती जाएगी या फैलती जाएगी। एंड लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स दैट द स्कोर आर स्प्रेड अपार्ट, ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका मतलब स्कोर ज़्यादा फैल रहा है। रेंज डेविएशन इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वो जो आपके पास रेंज, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर, हम वेरिएंस को भी हम पढ़ते हैं आगे ना, कि जो चेंज आ रही है उसका जो स्क्वायर रूट लेते जाएंगे वो वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बनती जाएगी। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस, इसको सिग्मा स्क्वायर के नाम से भी इसको हम जो है शो करते हैं। इन स्टैटिस्टिक इज अ मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड, जितनी वैल्यू आपकी स्प्रेड हो रही है बिटवीन द नंबर्स इन डाटा सेट, डाटा सेट के नंबर में जितनी वैल्यू स्प्रेड हो रही है उसकी जो मेजरमेंट है वो सिग्मा स्क्वायर की सूरत में की जाती है। दैट इज इट मेजर हाउ फार ईच नंबर इन द सेट इज फ्रॉम द मीन, के और इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी नंबर मीन से कितना दूरी पर है। एंड देयरफॉर फ्रॉम ईच अदर नंबर्स इन द सेट, या वो नंबर दूसरे सेट के दूसरे नंबर से कितने डिफरेंस पे है या ये कहाँ पे पाया जा रहा है, उसको हम मीन के साथ भी देख सकते हैं और उसको दूसरे नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं उसी डाटा सेट के अंदर। वेरियस मेजर्स हाउ फार अ डाटा सेट इज स्प्रेड आउट। वेरियस के जरिए हम देखते हैं कि डाटा सेट कितना डाटा सेट में कितना स्प्रेड आउट है। फार का मतलब फैला, ज्यादा। It is mathematically defined as the average of the square difference from the mean। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसका तरीका क्या है, फार्मूला क्या है? एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस, कि आप स्क्वायर डिफरेंस का एवरेज लेंगे कहां से? मीन से। तो इस तरह से आपके पास टाइप्स आ गई हैं। आगे कुछ है आपके पास और टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, उसकी टाइप्स के अंदर ये चीजें नहीं आती ना। जैसे नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व क्या होती है? वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग आउट हाउ डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज द प्लॉट देम इन अ ग्राफ। ये नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जिसमें आपके पास जो कर्व बनती है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ग्राफ की शक्ल में तो उस कर्व को हम नॉर्मल कर्व का नाम देते हैं। कि वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग आउट हाउ डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक तरीके से एक डाटा जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको हम ग्राफ की शक्ल में प्लॉट कर रहे हैं, तो वो अगर नॉर्मली प्लॉटेड है तो उसको हम नॉर्मल कर्व का नाम देते हैं। इफ द डाटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आवर ग्राफ विल कम अक्रॉस अ कर्व। तो हमारा जो आपके पास ग्राफ है वो कर्व के दोनों अक्रॉस का मतलब दोनों तरफ बनेगा अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एक जैसा है। इन स्टैटिस्टिक द कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व। और स्टैट के अंदर यानी स्टैटिस्टिक का शॉर्ट नाम क्या है? स्टैट हम कह देते हैं ना आम ज़बान, उर्फ आम में हम स्टैटिस्टिक नहीं कहते रहते हैं, उर्फ आम में हम कहते हैं क्या पढ़ते हो? स्टैट पढ़ रहे हैं जी, लेकिन प्रॉपर वर्ड स्टैटिस्टिक ही है। इन स्टैटिस्टिक दिस कर्व इज कॉल्ड अ नॉर्मल कर्व, जबकि सोशल साइंस में इस नॉर्मल कर्व को बेल कर्व का नाम देते हैं। बेल शेप कर्व कह लें या बेल कर्व कह लें। तो इसलिए जहां पे बेल कर्व का वर्ड यूज होगा या नॉर्मल कर्व का वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब एक ही है।
लेकिन जो आपके स्टैटिस्टिक्स में कर्व के साथ नॉर्मल लगाते हैं, और सोशल साइंसेज में जैसे हम आप लोग बीएड कर रहे हैं, स्टैट थोड़ी पढ़ रहे हैं ना, स्टैट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे बेल कर्व का वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मल और बेल कर्व इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा मे नॉर्मली नेचुरली अकर्ड इन सेवरल पॉसिबल वेज। बहुत सारे वेज पॉसिबल वेज के जरिए जो है वो डाटा नेचुरली तौर पर अकर होता है विद अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की एक डायग्राम आपके सामने, या मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं इस तरह के ना, वो बार ग्राफ के ऊपर जो बनी हुई है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व देखें जिसमें आपके पास ये हॉरिजेंटल जो रिजल्ट शो हो रहा है वो आपके पास जी स्क्वायर, आपके पास एक टेस्ट लगाया हुआ है उसके साथ रिजल्ट आया हुआ है, सेंटर में 0 है, 0 के इस साइड पे भी नंबरिंग है 1 2 3, ये -1 -2 -3 शो करता है अपोजिट साइड को, वैल्यूज की माइनस को कम बल्कि अपोजिट साइड। इसी तरह पॉजिटिव से 0 1 2 3। अब इसमें देखें कि आपके पास सेंटर में मीन मैक्सिमम है और उसके इधर भी मीन कम हो रहा है -1 -2 -3 में, और इधर +1 +2 +3 की तरफ भी वैल्यू जो है वो कर्व की कम होते होते मीन पे पहुंच आती है। तो इस तरह जो कर्व बनेगी अक्रॉस द आपके पास है मीन, वो आपके पास नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहलाएगी। अब स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या है जी? स्क्यूनेस टेल अस अबाउट द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ द डाटा सेट। अब जितनी वेरिएशन किसी भी डाटा सेट में हो रही है किसी भी डायरेक्शन में कर्व के, तो वो आपके पास स्क्यूनेस कर्व बन जाएगी आपके पास, या स्क्यूनेस कहलाएगी। इट इज मेजर ऑफ सिमेट्री और डिस्ट्रीब्यूशन और डाटा सेट इज सिमेट्रिक। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डाटा सेट की वो सिमेट्रिक होगी इफ इट लुक द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट। अगर जितनी लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी उतनी राइट साइड पे होगी तो आपका डाटा सेट सिमेट्रिक है ऑफ द सेंट्रल पॉइंट, वो जो पीछे नॉर्मल कर्व आपने देखी है। नॉर्मल कर्व में आपका जो डाटा है लेफ्ट और राइट पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर डाटा लेफ्ट और राइट पे सेम नहीं रहता तो फिर आपके पास बल्क ऑफ डाटा या तो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा या राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अगर बल्क ऑफ डाटा जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पीक किस तरफ चली जाएगी? लेफ्ट वाली साइड पे, और जो टेल ज्यादा लंबी किस तरफ बनेगी? राइट की तरफ बनेगी। तो वी से दैट डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड राइट और पॉजिटिवली स्क्यूड। तो अगर आपके पास डाटा लेफ्ट की तरफ है और कर्व ज्यादा लंबी राइट की तरफ बन रही है तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड राइट आपके पास कर्व का नाम देते हैं, या स्क्यूड राइट का नाम देते हैं, या इसको दूसरा नाम पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। इसकी अपोजिट होगी तो वो आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी। तो ये शेप आपके पास देखें सेंटर में आपके पास ये 3 बेल शेप आपको नजर आ रही हैं। सेंटर वाली जो बेल शेप है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट और राइट पे ना, और जो पीक पॉइंट है वो सेंटर में है, लेफ्ट साइड पे भी उतनी कर्व और राइट है। इसको नॉर्मल कर्व कहते हैं या नो स्क्यूड कहते हैं। और इसके आप देखें लेफ्ट साइड पे देखें नेगेटिव स्क्यूड है, जिसमें बेल शेप लेफ्ट साइड पे ज्यादा लंबी टेल हो रही है वो नेगेटिवली स्क्यूड, जिसमें राइट साइड पे ज्यादा लंबी टेल हो रही होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि ये एग्जांपल्स ऑफ स्क्यूनेस की आपको आराम से डायग्राम से समझ आ गई होगी कि जो सेंटर वाली कर्व है वो नॉर्मल कर्व है। स्क्यूड कर्व कौन सी होती है? जिसमें जो लाइन है वो या तो राइट साइड पे ज्यादा लंबी टेल बना रही हो या लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे ज्यादा लंबी टेल बना रही होगी आपके पास वो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगी, और जो लेफ्ट साइड पे ज्यादा लंबी टेल बना रही होगी वो नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगी। कर्टोसिस। अब कर्टोसिस और स्क्यूनेस ये भी मिलती जुलती शेप है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में फर्क आ जाता है। कर्टोसिस इज अ पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ वेरिएशन। ये क्या करती है? शेप ऑफ वेरिएशन डिस्क्राइब करती है। It is a measurement that tell us how the graph of the set of data is peaked। कि आपका जो ग्राफ ऑफ डाटा है वो आप ये नहीं देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे कितना है या राइट साइड पे देख कितना है। आपके पास जो कर्व होंगी डिफरेंट फॉर्म में उसको आप देखेंगे कि उसमें से किसकी पीक सबसे ऊंची है, किसकी हाइट सबसे ऊंची है। जिसकी हाइट ज्यादा ऊंची होगी उसका और नाम होगा, जिसकी जो ऊंची कम होगी और जिसका फैलाव ज्यादा होगा तो उसका और नाम होगा। तो अब आगे जाके हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी शेप में कर्टोसिस के क्या क्या नाम बन जाते हैं।
एंड हाउ हाइट द ग्राफ इज अराउंड द मीन, और कितनी मीन के अराउंड उसकी हाइट बन रही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कर्टोसिस मेजर्स द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सादा लफ्जों में कि जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है की मेजरमेंट कर्टोसिस कहलाती है। द फैटनेस ऑफ द टेल, यानी फैटनेस फैली हुई टेल इज फोकस्ड ऑन हाउ रिटर्न आर अरेंज अराउंड द मीन, तो बताती है कि आपके पास हाउ रिटर्न आर अरेंज अराउंड द मीन है। अ पॉजिटिव वैल्यू मींस दैट टू लिटिल डाटा इज इन द टेल, जितना डाटा टेल पे कम होगा पॉजिटिव वैल्यू मीन होगा, और पॉजिटिव वैल्यू मीन दैट टू मच डाटा इज इन द टेल। टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, अब आपको मैंने वहां पे नाम नहीं लिए, यहाँ वो तीनों नाम मैं आपसे लेता हूं कि आपके पास कर्टोसिस के 3 टाइप्स हैं, मीजोकॉर्टिक, प्लेटिकॉर्टिक और लेप्टोकॉर्टिक। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज कर्टोसिस ऑफ 0 देन द ग्राफ इज नियरली नॉर्मल, एक जैसी कर्व लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, तो उसमें आपके पास कर्टोसिस क्या होगा, 0 होगा, तो उसमें ग्राफ क्या बनेगा, नियरली नॉर्मल बनेगा। दिस नियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मीजोकॉर्टिक। जो तकरीबन नॉर्मल कर्व जो आपके पास आ रही है कर्टोसिस की, वो आपके पास मीजोकॉर्टिक कहलाती है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव कर्टोसिस है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज नेगेटिव कर्टोसिस इट इज कॉल्ड प्लेटिकॉर्टिक। अच्छा, अगर नेगेटिव कर्टोसिस है तो वो प्लेटिकॉर्टिक कहलाता है। इसकी एग्जांपल है प्लेटिकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है डाटा सेट की। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज पॉजिटिव कर्टोसिस इट इज कॉल्ड लेप्टोकॉर्टिक, और अगर पॉजिटिव कर्टोसिस होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, लेप्टोकॉर्टिक देंगे। अब इसकी शेप देखते हैं, ये आपके पास देखें, लेप्टोकॉर्टिक सबसे पतला और उसकी हाइट पीक सबसे ऊंची, ये नॉर्मल हो गया। अब फैटी हो जा रहा है, फैल रहा है, यानी वो कहता है ना, एक नॉर्मल इंसान होना, एक मोटा सा हेल्दी सा पेटू सा होना है, वो पेट बढ़ता जा रहा है जैसे, तो और हाइट कम होती जा रही है, तो उसमें एक मीजोकॉर्टिक और दूसरी प्लेटोकॉर्टिक, तो आपके पास एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव, और दूसरी आपके पास क्या आ जाती है, नेगेटिव आपके पास आ जाती है। अब कर्टोसिस आपने पढ़ा और स्क्यूनेस पढ़ा, तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें या फर्क करें, दोनों को मैंने कंपेयर करके आपको बताया तो है, लेकिन फिर भी स्लाइड्स के अंदर डाल दिया है ताकि आपको मटेरियल के साथ ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग रह जाए। स्क्यूनेस में सिंपल सिमेट्री को मेजर करते हैं कि मोर प्रिसाइजली आपके पास के सिमेट्री है, मोर प्रिसाइजली है, ये लैक ऑफ सिमेट्री है, जिसमें आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेस बनती है और ये पॉजिटिव स्क्यूनेस बनती है, या नॉर्मल कर्व बनती है, जिसे जीरो स्क्यूनेस कहते हैं। जबकि कर्टोसिस में हम क्या करते हैं, हैवी टेल या लाइट टेल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कि आपके पास अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आपके पास नॉर्मल है, आपके पास लेप्टो बन जाती है, या अगर आपके पास हैवी टेल या लाइट टेल होती है फिर मीजो या प्लेटोकॉर्टिक बन जाती है। That is data set with high कर्टोसिस tend to have heavy tailed or outliers। तो ये थोड़ा सा फिर दोबारा बता दिया स्क्यूनेस के बारे में और कर्टोसिस के बारे में, कि स्क्यूनेस में हम सिमेट्री को है या मोर प्रिसाइजली या लैक ऑफ सिमेट्री को मेजर करते हैं, जबकि कर्टोसिस में हम क्या करते हैं कि हैवी टेल या लाइट टेल को एक्चुअली जो है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो है स्लाइड्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।